अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज क्लियर है मेरी सबको? यस मैम। आज मैं भी घर से क्लास ले रही हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, इंटरनेट का या आवाज का कोई इशू हो तो। ठीक है, ओके मैम। आज मैं भी तुम लोगों की तरह बिस्तर से उठ के क्लास ले रही हूँ, सोई हुई। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने नी एनाटमी पढ़ी थी, नी पैथोलॉजीज जो है ना वो आज हम लोगों ने कवर करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है आज। तो कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे आ जानी है छुट्टियां, तो इस लेक्चर को इसी में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोगों का इसके बाद कोई लेक्चर तो नहीं है ना? 10 बजे। 10 बजे है मेडिसिन का। अच्छा चलो, फिर इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर है नी पैथोलॉजी। जितनी भी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जब भी नी एनाटमी पहले पढ़नी है, तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो हम लोग नी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस सबका पता है कि हम हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने एनाटमी में पढ़े थे, वो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किस तरह नजर आते हैं, जो कि हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे किसी भी रीजन को जब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी पैथोलॉजीज हमने पढ़नी है वो हमने एसोसिएटेड, जितनी एनाटमी स्ट्रक्चर, एनाटमिकल स्ट्रक्चर नी के पढ़े थे ना, उसी से एसोसिएटेड सारी पैथोलॉजीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करेंगे कि पेशेंट कंप्लेंट्स किन के साथ आ रहा है। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, क्या उसको मतलब पेन है, और उसकी पोटेंशियल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पेशेंट हिस्ट्री, ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट व्हेन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग, उसमें उसको क्या पोटेंशियल फाइंडिंग हो सकती है। इसको पटेलोफेमोरल डिजीज हो सकती है, जिसमें उसको सिटिंग प्रॉब्लम, या जब वो उठ के बैठता है, या उसको जब भी सीढ़ियां चढ़ता है, उसको नीज में बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह बाकी हमारे पास जो है वो एक सेकेंड। ठीक है, ये कुछ उसकी कंप्लेंट्स थी, हम लोगों ने स्टार्ट की है पेशेंट हिस्ट्री के साथ, कि आपके पास पेशेंट किन हिस्ट्री और किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, और उसकी पोटेंशियल फाइंडिंग्स क्या हो सकती है। नंबर 1 पे हम लोगों ने पढ़ा है पेन विद राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग। उसमें हम लोगों की पोटेंशियल फाइंडिंग्स हैं पटेलोफेमोरल डिजीज हो सकती है।
MVA ट्रॉमा क्या है? मोटर व्हीकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट जितने भी हैं हमारे, उसमें क्या पोटेंशियल फाइंडिंग हो सकती है? PCL टीयर या डिसलोकेशन हो सकती है, पेन और लॉकिंग ऑफ द नी आफ्टर स्क्वेटिंग, meniscal tear, popping sound after a pivoting motion during a non-contact injury, ACL tear, popping sound during contact, collateral ligament, meniscal और patellar dislocation, acute swelling, हमारे पास ACL peripheral meniscal tear, osteochondral fracture with or without capsule tear, knee gives out ligamental laxity, patellar subluxations। ये आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना पेशेंट हिस्ट्री या कंप्लेन्स या पेन्स जितने भी हैं वो देख के और उसके साथ पोटेंशियल फाइंडिंग्स को इस टेबल के अंदर पूरे को याद कर लो, तो आपको मेजर जो है ना इस लेक्चर इसी के अंदर ही समझ आ जाएगा और याद हो जाएंगी। ठीक है, ये तो पेशेंट हिस्ट्री और कंप्लेन्स थी। देन हमारे पास क्या है? अच्छा अब हम लोग वन बाय वन MVA ट्रॉमा क्या है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, मतलब आपके रोड एक्सीडेंट्स हो गया, कभी बाइक से गिरा उससे एक्सीडेंट हो गया, जितने कार से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, MVA इज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है, ट्रॉमा। तो एक्सीडेंट्स से जितने बाइक या कार जितने भी हैं उससे जो है ना एक्सीडेंट से अगर नी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या चांसेस होते हैं कि जो हमारे पास PCL का टीयर हो सकता है या डिसलोकेट हो सकता है नी। ठीक है, अच्छा अब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डिजीज हमारे पास नंबर 1 पे है कॉन्ड्रोमलेशियल पटेला या पटेलोफेमोरल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? द इरिटेशन। अब कॉन्ड्रो का मतलब ही जो है ना हमारे पास पता है कार्टिलेज है, जहाँ वर्ड कॉन्ड्रो यूज होगा दैट मीन्स वो कोई कार्टिलेज के बारे में बात हो रही है। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या पटेलोफेमोरल सिंड्रोम क्या होता है? इसके अंदर क्या है? कार्टिलेज की जो है वो इरिटेशन हो सकती है और उससे जो है ना पेन नी की एसोसिएट है। दिस इज वेरी कॉमन कॉज ऑफ नी पेन इन द यंग पीपल। जो कार्टिलेजियस डिजीजेज हैं या कार्टिलेजियस हमारे पास इंजरीज हैं या कार्टिलेजियस प्रॉब्लम्स हैं वो यंग एजेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। ये जितने हमारे पास ओल्डर एजेस हैं उसमें हमें पता है कि आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। आर्थराइटिस जो है वो विद एज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, बढ़ता जाता है। इसीलिए हम लोग अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछें कि यंगर एजेस में क्या कॉमन है डिजीज का, तो दैट इज द कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या इरिटेशन ऑफ द कार्टिलेज इज वेरी कॉमन इन द यंग पीपल। ठीक है, then knee osteoarthritis. Osteoarthritis is the most common form of arthritis and common affects the knee caused by aging and wear and tear of the cartilage. ठीक है, जिस तरह मैंने अब उसको मैं बताया था कि उसके अंदर कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन एजिंग। जैसे एज इंक्रीज हो जाती है डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक, फिर हमारे पास आ गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस सिम्पटम्स में इंक्लूड नी पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग। ठीक है, इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन तो है ही है, स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग हमें पता है कि हम इन्फ्लेमेशन का साइन है। ठीक, ये हो गए हमारे पास दो डिजीजेस जो कि एक कार्टिलेज से एसोसिएटेड है एंड यंग पेशेंट्स में है, यंग एजेस में है। दूसरा हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि हमारे पास जो है वो एज उनसे जो है ना हायर होती है कंपैरेटिव टू कॉन्ड्रोमलेशिया, और इसके अंदर जो है क्या जॉइंट के जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो हम लोग इसमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोगों को क्या चीजें नजर आ सकती हैं, और जितने भी मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन के साइन है वो क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। नंबर 1 इज द हाइपरवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन एवरी इन्फ्लेमेशन। ठीक, सेकंड हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के आएगा, पेन तो होगी उसको स्वेलिंग जो है ना वो आपको नजर आ सकती है अगर हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो। देन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है जिसमें हम लोग जॉइंट फ्यूजन और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी को अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जॉइंट इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी का क्या फर्क है? ठीक है,
किसी को पहले पता है? मुझे बताएगा। ज्वाइंट डिफ्यूजन तो पता होगा। ज्वाइंट डिफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी क्या हो सकती है? ज्वाइंट डिफ्यूजन में हमारे पास जो साइनोवियल फ्लूइड है वो, और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास है जो कि एक्सक्रीट कर रहा होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, उसके अंदर क्या हो सकती है? उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब सोनोग्राफिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ultrasonographic pathology, an amount of fluid of more than 3 ml can be depicted in the knee joint with ultrasound. ठीक है, देन हमारे पास क्या है? 3 रेसिसेस ऑफ द नी साइनोविया। हमारे पास 3 रेसिसेस हैं नी जॉइंट में। रेसिसेस का क्या मतलब होता है? स्पेसेस हैं जहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो सकता है, और उन तीनों हम रेसिसेस को देखते हैं। और नी जॉइंट के अंदर जो हमारे रेसिसेस हैं वो एक तो है सुप्रापटेलर, एक लेटरल और मीडियल पैरापटेलर रीजन। ठीक है, जब भी हम लोगों ने फ्लूइड को देखना भी है तो हम इन रेसिसेस के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रूव रखेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सुप्रापटेलर, देन हम लोग लेटरल और मीडियल साइड की दोनों रेसिसेस को देखते हुए फ्लूइड को मेजर करेंगे। इफ द फ्लूइड इज मोर देन 3 ml इट इज said to be joint effusion। ठीक है, as fluid is displaceable, care should be taken to avoid pressure with the probe। हमें पता है फ्लूइड है, वाटर बिल्कुल। अब हम लोग सुपरफिशियल स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, जब हम प्रोब रखते हैं समटाइम्स कुछ ऐसे सोनोग्राफर्स होते हैं जो कि क्या, हमारा जो प्रोब है उसको प्रेशर के थ्रू जो है विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हर ऑर्गन को थोड़ा सा प्रेशर करते हैं। लेकिन इन दिस केस हम लोगों को थोड़ी सी केयर के साथ इसको करना है कि अवॉइड करना है, हमने प्रेशर नहीं देना प्रोब के साथ, हमने हल्का सा उसको स्किन के साथ प्रोब को सिर्फ टच करना है, सिर्फ इतना टच हो जाए कि आपके जो एयर है वो बीच में ना आए और उससे हमें आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, प्रोब आपकी पूरी स्किन के साथ इंटैक्ट होनी चाहिए, बस आप लोगों ने प्रेशर नहीं डालना। प्रेशर डालेंगे तो फ्लूइड क्या होगा? वो डिस्प्लेस हो जाएगा, नीचे जितना फ्लूइड है वो हम उसको प्रॉपर मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सुप्रापटेलर रेसिस, कंटिन्यूअस विद द लेटरल एंड मीडियल रेसिसेस as they are the most dependent when the patient is in supine। ठीक है, अब हम लोगों ने फ्लूइड को मेजर करना है, जॉइंट डिफ्यूजन देखनी है। जॉइंट डिफ्यूजन के लिए मैंने रेसिसेस बता दी हैं। उसमें क्या होगा कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रापटेलर एंड देन टू मीडियल और लेटरल साइड के जो पैरापटेलर रेसिस है वहां पे आपने प्रोब रखते हैं, 3 जगहों पे प्रोब रखना है एंड देन अपना फ्लूइड को देखना है। ठीक है, पेशेंट की पोजीशनिंग हम सुपाइन करते हैं, पेशेंट लेटा होता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, वो हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने सारे पेशेंट पोजीशनिंग और प्रूफ हैंडलिंग और अल्ट्रासोनोग्राफिकली सारी चीजें हमने देखनी है। ठीक है, देन हमने तीनों रेसिसेस में फ्लूइड को देख लिया है, पेशेंट सुपाइन था। आफ्टर इफ्यूजन डिटेक्टिंग कंप्रेशन विद द ट्रांसड्यूसर इज रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड एंड द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। हमने स्टार्ट जब करना है तीनों रेसिसेस को तब हमने कंप्रेशन नहीं डालना, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस हो सकता है। लेकिन एक दफा जब हमने देख लिया तीनों रेसिसेस में कि हमारा फ्लूइड है इतना और इसको मेजर कर लिया, देन हम लोग उसके बाद फ्लूइड को देखते हुए फिर उसके डिटेक्ट हो गया फ्लूइड, उसको मेजर कर लिया, देन हम थोड़ा सा उसके अंदर कंप्रेशन डालते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लूइड एंड द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। अब क्या होता है कि साइनोवियल हाइपरट्रॉफी में जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है, साइनोवियल फ्लूइड भी वहीं पे है, उनकी एक्ोजेनिसिटी जो है वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्या इनकी क्या फर्क होता है दोनों की एक्ोजेनिसिटी के अंदर, तो क्यों हम लोग जो है इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, the development of the power Doppler ultrasound technique has led to improved information regarding the local activity। It detects inflamed tissue hyperemia। अभी मैंने जैसे बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर या आर्थराइटिस आइटिस, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहाँ पे भी हो वो इन्फ्लेमेशन होती है उस स्ट्रक्चर की, इसीलिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या है? हमारी ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन है। तो ज्वाइंट के इन्फ्लेमेशन के अंदर मैंने बताया था एक मेजर साइन क्या होता है? हाइपरवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फॉर दैट डिटेक्शन हम क्या यूज करते हैं? पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ताकि वो हमें, एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, हमने कलर डॉपलर के बजाय पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखना है
जिसका क्या मतलब है कि हम लोगों को उसके अंदर डायरेक्शन तो हमने देखनी नहीं है, बिकॉज पावर डॉपलर के अंदर हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता जिस तरह कलर डॉपलर के अंदर पता चलता था, रेड और ब्लू कलर जो हमें डायरेक्शन बताता था। बट पावर डॉपलर इज डायरेक्शन फ्री, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती, बट उसकी जो हमारे पास सेंसिटिविटी है इज मोर देन कलर डॉपलर। ठीक है, तो उसके अंदर हम पावर डॉपलर के अंदर छोटी सी छोटी ब्रांचेस भी वेसल्स की इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बता देगा कि दिस इज हाइपरवैस्कुलराइजेशन। जो छोटी छोटी वेसल्स जो हैं वो भी हमें इसके अंदर अच्छी नजर आएंगी। सो फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी इन्फ्लेमेशन हम लोग पावर डॉपलर उसके अंदर टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, इट डिटेक्ट्स इन्फ्लेम टिश्यू हाइपरीमिया, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। Next is the knee is a relatively deep joint, so power Doppler signal is not always present in case of synovitis. However, it presents an indication of acute inflammation. अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन में तो इसका बहुत अच्छा रोल है, एक्टिव इन्फ्लेमेशन जहाँ पे हो जाती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है अगर साइनोवाइटिस है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर कलर डॉपलर हम लोगों को इतना ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ सकता, बिकॉज साइनोवाइटिस इज अ डीप स्ट्रक्चर, ऊपर हमारे बोन्स भी हैं। ठीक, उसकी वजह से जो है वो हमें जो है पावर डॉपलर इज नॉट गुड इन साइनोवाइटिस, बट एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहीं हुई हुई है तो इट इज वेरी गुड टू डिटेक्ट हाइपरीमिया या हाइपरवैस्कुलराइजेशन। The superiority of the ultrasound examination over clinical exam in the swollen knee was first proven by Hosier at ETAL। अब ETAL जब आप पढ़ोगे ना, ETAL जिसे कहते हैं, ये हम लोगों का वर्ड तब यूज होता है जब हम लोगों ने रिसर्च करनी होती है ना, तो रिसर्च के अंदर अब फॉर एग्जांपल के मोर देन वन जो थे ना आपके पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने रिसर्च की है। फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक सना ने कर ली, एक मासूमा ने कर ली, एक सामिया ने कर ली, 3-4 मिलके ये ग्रुप थे और इन्होंने एक रिसर्च करनी थी और रिसर्च में इन्होंने नाम लिख दिया कि फॉर एग्जांपल मासूमा ईटल। ठीक है, दैट मीन्स के आपके साथ मासूमा के साथ एक ग्रुप था जिन्होंने रिसर्च की थी। तो ये मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब आप रिसर्चर्स इन ग्रुप करोगे तो आप एक का नाम लिखते हुए साथ में एक ईटल लिख देते हैं, दैट मीन्स कि दिस वाज द ग्रुप स्टडी। ठीक है, तो ये कोई रिसर्च थी जिन्होंने ये जो है ना प्रूवन किया था कि जो क्लिनिकल एग्जाम इज इन स्वॉलन नी वाज प्रूवन फर्स्ट बाय दिस ग्रुप। A few years later by Kane et al. Regarding rheumatoid arthritis fluid in the knee। इनकी रिसर्चेज हैं, छोड़ दो इनको। अच्छा खैर, the knee is a relatively deep joint, so power Doppler, ये फिर से पीछे आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों को पता चल गया है, अब हम लोगों ने आगे रेसेस में अपनी प्रोब रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रापटेलर रेसेस, देन लेटरल एंड मेडियल एंड देन द बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट अभी आगे बढ़ते हैं, होती क्या है, कहाँ होती है। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर से आ रहे हैं ना, जैसे सुप्रापटेलर इज द रीजन अबव द पटेलर रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद लेटरल साइड पे, ये तो हमारी इंटीरियर साइड सारी कवर होगी ना, इंटीरियर ऊपर वाली सुप्रापटेलर और दोनों साइड्स पे जो है हमारे लेटरल और मीडियल। अगर हमने पोस्टीरियर साइड देखनी है तो वहां पे हमें बेकर सिस्ट, कॉमन एक सिस्ट है, वहां पे फ्लूइड मिलता है, वो देखते हैं आगे कि बेकर सिस्ट होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपको समझ आ गई कि हमने आर्थराइटिस, पहले तो हमने 2 डिजीजेस पढ़ी हैं, दैट इज द डिजीज ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज वेरी कॉमन इन द यंग एजेस, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं आर्थराइटिस के, वो यंग में था, ये जो था वो ओल्डर एजेस में था। आर्थराइटिस व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नी जॉइंट। ठीक, उसके बाद हम नी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन के अंदर 2 चीजें देखते हैं, एक इज द जॉइंट डिफ्यूजन एंड अदर इज द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, फॉर दैट वी हैव सम रिसर्चेस, उनको हम लोग देखते हुए वहां पे फ्लूइड की हम अकोमोलेशन देखते हैं, प्रूफ को हम किस तरह रखते हैं, हमने प्रेशर नहीं डालना बिकॉज हम फ्लूइड को देख रहे हैं। अगर 3 ml से ज्यादा फ्लूइड है, दैट इज नोन टू बी जॉइंट डिफ्यूजन। अदरवाइज जो है वो हम साइनोविया हाइपरट्रॉफी किस तरह की नजर आती है वो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये चीजें हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। ठीक है, रेसेसिस में देख लिया, अब आ जाओ इफ्यूजन। इफ्यूजन के ये 3 पॉइंट और हमारे पास यही 3 पॉइंट, इसको ऑपोजिट कर लो तो साइनोवियल हाइपरट्रॉफी के 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो ये 3 आप लोगों ने पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1, एन एबनॉर्मल हाइपोइक्विक और एनेक्विक इंट्रा आर्टिकुलर मटेरियल इफ्यूजन। आपको पता
है कि फ्लूइड है तो वो हमारे पास हाइपोइक्विक या एनेक्विक अपीयरेंस देता है। एनेक्विक तो हमें पता है फ्लूइड है, हमें ब्लैक नजर आएगा। व्हाई हाइपोइक्विक? मैम इसमें डेब्रिस हो सकता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो इफ्यूजन है जो हमें फ्लूइड नजर एनेक्विक, उसमें इतनी ज्यादा इंफ्लेमेशन की वजह से हमें सम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी उसमें नजर आ सकते हैं, हमें उसके अंदर कोई डेब्रीज नजर आ सकती हैं, हमें उसके अंदर अगर कोई इंफ्लेमेशन की वजह से जो है ना, क्या कह सकते हैं, उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एनेक्विक, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई डेब्रीज या कोई हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं। उनकी वजह से हमें जो ओवरऑल जो फ्यूजन है वो हाइपोइक्विक अपीयरेंस दे सकती है। So an abnormal hypoequic या anechoic intra-articular material is effusion. ठीक, अब ultrasonographically how can you detect an effusion? Number one is compressible. Effusion is compressible because it's a fluid. अगर हम उस पे probe compress करते हैं तो it will be compressible. ये इधर उधर displace हो जाएगी। ठीक है, तो second point is displaceable. One is compressible, number one is displaceable and number three is without Doppler signal. हमें फ्लूइड के अंदर कोई फ्लो नजर नहीं आएगा, that will show that it is a joint effusion. There is no Doppler signal in the effusion. ठीक है, if you differentiate between effusion and synovial hypertrophy on ultrasound, these 3 points are important. Number one is effusion is compressible, number two is displaceable due to compression, and number three is without Doppler signal. There will be no Doppler signal in the joint effusion. Any form of arthritis or injury may cause a knee effusion. This is the cause of knee effusion. Arthritis या injury के वजह से भी हमारे इसमें effusion हो सकती है। Then number two is synovial hypertrophy, जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, ये तो हमें नजर आता ही आता hypoequic है because it's a soft tissue, ठीक है। An abnormal hypoequic intra-articular tissue is known as synovial hypertrophy. अब हम लोगों ने वो 3 पॉइंट्स वहां पढ़े थे, उन तीनों को ऑपोजिट द डॉपलर सिग्नल, इसके अंदर हमें सिग्नल्स मिलते हैं बिकॉज इट्स अ टिश्यू और इसके अंदर वॉल होती है, वॉल के अंदर जो है हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारे फ्लूइड के अंदर वेसल्स नहीं होती। these 3 points can differentiate between synovial effusion, joint effusion and synovial hypertrophy. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये सुप्रापटेलर रेसिस के अंदर सुप्रापटेलर रेसिस के अंदर जो है वो कुछ हमें एफ्यूजन और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी बता रही है, बट इतनी क्लियर नहीं है। बट ये हम जहाँ पे स्टार है ये हम कहते हैं डाटा एफ्यूजन। ठीक है, फिर इसको मेजर करेंगे, इफ इट इज मोर देन 3 ml देन इट इज सेड टू बी एफ्यूजन, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। ठीक है, ये देखो साइनोवियल हाइपरट्रॉफी में कैसे ये जो हमारा स्पेस है ये वाली जितनी भी है, ठीक है, एक तो ये कि ये वॉल देख रहे हो इसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है, हाइपोइक्विक है, थोड़ा सा फ्लूइड भी है, ठीक है, बट वो है फ्यूजन, ठीक, लेकिन हाइपरट्रॉफी हुई है इसके वॉल की साइनोवियल भी है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब अगर इसमें डालते हैं डॉपलर तो आप देख रहे हो कि अगर जो फ्लूइड है अंदर इफ्यूजन है उसके अंदर हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे, बट हम लोगों को जो साइड पे वॉल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमें इसके अंदर फ्लो मिल रहा है। Neofusion at its greatest point of thickness inside the suprapatellar recess is more than 3 हाँ जी, क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम। भी आ गई मैम। बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था? जी मैम। यस मैम। मैं बोली जा रही थी, मुझे लगा वो एकदम से आए हैं, तो तब मुझे पता चला कहाँ तक नहीं सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। तो ये डायग्राम्स देख ली थी? नो मैम। यस मैम। साइनोवियल हाइपरट्रॉफी पढ़ लिया ना हमने? मैम डायग्राम अभी कर दी।
ठीक है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी और इफ्यूजन का डिफरेंस हमने पढ़ लिया। देन हमने डायग्राम्स देखी हैं। दिस इज इफ्यूजन, हमें नजर आ रही है स्टार जहाँ पे है सुप्रा पटेलर रेसेस में। ठीक है, ये पटेला है हमारा पी जो है, उसके अगर हम लोग ऊपर जाके हमारे पास जो रेसेस है सुप्रा पटेला, दैट इज अबव पटेला, हमारे यहाँ पे स्पेस होती है, ठीक है, खाली जगह होती है। उसमें अगर आपको फ्लूइड मिल रहा है मोर देन 3 ml, ठीक है, फ्लूइड है, और जो है उसको अगर हम मेजर करते हैं फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पीक, जहाँ पे हमें ज्यादा फ्लूइड मिल रहा है, अगर वो 3 mm से ज्यादा है, दैट विल बी जॉइंट इफ्यूजन। ठीक है, ये हमारे पास साइनोवियल जो हाइपरट्रॉफी मैंने बताया था इज अ ग्रे स्ट्रक्चर, और ग्रे स्ट्रक्चर की वजह से वो हाइपोइक्विक नजर आ रहा है। ये देख रहे हो सारा, इसके अंदर ये सारा साइनोवियल की साइनोवियल मेम्ब्रेन की हाइपरट्रॉफी हुई है। फ्लूइड भी कहीं कहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर इज द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। और अगर इस हाइपरट्रॉफी के अंदर हम लोग फ्लो डालते हैं तो हमें फ्लो नजर आता है एट इट्स वॉल। ठीक है, ये हमें बाहर साइड पे जितना भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमें हाइपरवास्कुलराइजेशन नजर आ रही है, इसके अंदर फ्लो नजर आ रहा है। और अगर हम इसको फ्लूइड के देखें तो हमें फ्लूइड के अंदर जो है वो कोई भी फ्लो नजर नहीं आ रहा। दैट विल डिफरेंशिएट के आया ये साइनोवियल हाइपरट्रॉफी है, यहाँ पे इसके अंदर जॉइंट इफ्यूजन हुई है। ठीक है, तो नी effusion at its greatest point of thickness inside the suprapatellar recesses of 3 mm is considered pathological, जो कि मैंने अभी आपको इस वाली पिक्चर में बताया। ठीक है, कि इस रेसेस के अंदर दैट इज सुप्रापटेलर रेसेस, अगर हम इसको मेजर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट पीक जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लूइड नजर आ रहा है, मेजर करेंगे 3 mm से ज्यादा है, हम रिपोर्ट कर देंगे कि यहाँ पे इफ्यूजन है। ठीक है, 3 mm is considered pathological. अच्छा, knee synovitis in rheumatoid arthritis is sometimes refractory. Persistence for more than 6 months of aggressive local and systemic treatment or replacing during the treatment, and that may cause great damage to the joint, leading frequently to arthroplasty. अब नी साइनोवाइटिस इतने टाइम से 6 मंथ से ज्यादा हो गया है रोमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, आर्थराइटिस उसको था, उसके साथ ही उसको जो है साइनोवाइटिस हो गया है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है साइनोवियल मेम्ब्रेन की। अब वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर 6 मंथ से ज्यादा अग्रेसिव हो गया बहुत ज्यादा, तो दैट विल कॉज ग्रेट डैमेज टू द जॉइंट। ठीक है, तो जब भी हम लोगों ने आर्थराइटिस को उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को देख लिया है एंड इट इज मोर देन ऑफ 6 मंथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा उसको डैमेज ही करेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें पूरा का पूरा जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज आर्थ्रोप्लास्टी। This is another important reason for the indication of repeated examination of the knee joint by the ultrasound, especially in rheumatoid arthritis. ये एक important point है कि हम लोग जब भी अल्ट्रासाउंड, हमने बताया था कि हम क्यों करते हैं, हम एमआरआई क्यों नहीं करते, हमें बार बार कुछ ऐसी डिजीजेस के अंदर अल्ट्रासाउंड को बार बार देखना पड़ता है या फिर उसकी प्रोग्रेशन देखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम इजी है हमारे पास कि हम फौरन से अल्ट्रासाउंड कर लें। रोमेटाइड आर्थराइटिस अगर पेशेंट का है तो वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं कुछ टाइम के बाद के आया ये ठीक हो रहा है या और डैमेज की तरफ जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन for the indication of repeated examination of the knee joint by ultrasound, especially in rheumatoid arthritis. अब ये active arthritis है। Active arthritis, why it is active arthritis? क्या major point है? Hypervascularization। ठीक है, इसके अंदर आप vessels देख रहे हो, डॉपलर पावर डॉपलर इसके अंदर डाला हुआ है, और उस नी जॉइंट के अंदर हमें बहुत सारी वेसल्स मिल रही हैं। ठीक है, हमने कवर कर लिया है रेसिसेस, तीनों हमने रेसिसेस देख ली हैं, लेटरल, मीडियल और जो हमारे पास सुप्रापटेलर, सेम इसी तरह की रेसेस होती है, और इसके अंदर अगर फ्लूइड मोर देन 3 mm या 3 ml तो दैट इज पैथोलॉजिकल। वी सेड इट इज इफ्यूजन, जॉइंट इफ्यूजन हुई है। ठीक है, और हम लोग क्यों अल्ट्रासाउंड इसके अंदर आर्थराइटिस के अंदर बार बार करते हैं, क्योंकि साइनोवाइटिस इन्फ्लेमेशन जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की है, अगर वो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाए विद टाइम मोर देन 6 मंथ, अभी हम लोग को और डैमेज कॉज करना शुरू हो जाएगा, देन वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स आर्थ्रोप्लास्टी के, हमारा जो पूरा जॉइंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकें, इतना डैमेज हो चुका है ड्यू टू द साइनोवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो हो गई
फ्रंट वाली साइड, अगर हम बैक पे चलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, वहां पे भी हमें एक फ्लूइड मिलता है। वो सिस्ट क्या हो सकती है? वो हो सकती है बेकर सिस्ट या पॉप्लीडियल सिस्ट। इन दोनों में क्या फर्क होता है वहां पे हम इसमें पढ़ते हैं। व्हाट इज बेकर सिस्ट एंड व्हाट इज पॉप्लीडियल? बेकर सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड डिस्टेंडेड साइनोवियल लाइन बर्सा अराइजिंग बिटवीन। अब ये बेकर क्या है? एक है, ठीक है, एक हमारे पास सिस्ट है, ठीक है, और वो होती कहाँ पे है? पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास दो मसल्स हैं, उनके दरमियान में हमें ये मिलेगी। और वो क्यों, कौन से? मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस एंड द सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन, ठीक है। इनके दरमियान में हमको एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज नोन टू बी अ बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट यूजुअली लोकेटेड एट और बिलो द नी जॉइंट लाइन। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। वो बीच में से वो आ जाता है बार बार के सिग्नल। Yes, ma'am. तो मुझे बस यही टेंशन रहती है, जहाँ पे रहे मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ना मैं बोलती रहूं और आप लोगों को मेरी आवाज ही ना आ रही। अच्छा, बेकर सिस्ट यूजुअली लोकेटेड एट और बिलो द नी जॉइंट लाइन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, क्या बेकर सिस्ट का अल्ट्रासाउंड पे जब हम डिटेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन? अल्ट्रासाउंड पे कैसी बेकर सिस्ट नजर आती है? नंबर 1 पॉइंट इज अ वेल डिफाइंड सिस्ट, ठीक है, विद द नेक एट इट्स डीपेस्ट एक्सटेंडिंग इनटू द जॉइंट स्पेस। ये एक फर्क है जो कि पॉप्लीडियल सिस्ट और बेकर सिस्ट का है। बेकर सिस्ट भी पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी पे मिलती है, पॉप्लीडियल सिस्ट भी पोप्लीडियल फोसा, मतलब जो हमारा बैक साइड है वहां पे सिस्ट मिलती है। तो हम कैसे कहेंगे कि दिस सिस्ट इज अ बेकर सिस्ट एंड दिस इज अ पॉप्लीडियल? बेकर सिस्ट भी हम लोगों को प्रॉपर एक वेल डिफाइंड सिस्ट की तरह मिलेगी, पॉप्लीडियल सिस्ट भी वेल डिफाइंड मार्जिन और हमें एनिपिक सिस्ट मिलेगी। मेजर डिफरेंस है नेक का, ठीक है। बेकर सिस्ट के अंदर एक हमें नेक मिल रही होगी जो कि एक्सटेंड कर रही है इनटू द जॉइंट स्पेस। दोनों यूजुअली एनेक्विक हैं बट मे कंटेन इंटरनल डेब्रीज, ठीक है, एनेक्विक विद इंटरनल डेब्रीज। हमने बताया कि बेकर सिस्ट कहाँ पे पड़ी होती है? दो मसल्स हमारे बेकर सिस्ट के, हेड ऑफ मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस और सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल अभी इमेज दिखा, मेरा कर्सर कहाँ गया? कर्सर ही घूम गया, ऊपर आ रहा है इमेज के ऊपर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खैर, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ना, दिस इज द सेमी मेम्ब्रेनस, और जो हमारे पास ये नीचे पर्पल जो जहाँ पे जिस कलर का लिखा हुआ है मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, आप देख रहे हो। और बेकर सिस्ट अगर होगी तो वो इन दोनों के दरमियान हमें मिलेगी, ठीक है। नीचे हमारे पास मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल देख लो कितना वो है, बड़ा सा मसल उसके अंदर हमें नजर आ रही है, ठीक। और अगर दूसरा हम देखते हैं क्या था, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन। अब ठीक है, अब ये देखो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन और इस मसल के अंदर आपको फर्क महसूस हो रहा है। वो टेंडन हमें छोटा सा ग्रीन कलर का इतना नजर आ रहा है, और हाइपर एक्वेक है, अगर हम ये कलर हटाएं तो उसके अंदर लाइन व्हाइट कलर की ज्यादा नजर आएंगी। और नीचे अगर हम देखें तो ये पूरा, मेरा कर्सर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम लोगों ने इतना एरिया को देखो तो दिस इज टेंडन ग्रीन कलर का, हमें इसके अंदर व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, ये टेंडन है। और दिस इज मसल मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस। अब ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर हमें ये देखो स्ट्राइएशन, पूरी मसल्स तो प्रॉपर हमें एक बल्कि सा प्रॉपर नजर आता है, ये पूरा मसल है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर हम लोग को वेन और कुछ आर्टरीज भी मिल रही हैं, ये जो कलर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेमी मेम्ब्रेनस और दिस इज मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस, और इन दोनों के दरमियान ये जो एरो, इस जगह पे अगर हमें कोई फ्लूइड नजर आ रहा है तो वो कौन सा होगा फ्लूइड? दैट इज द बेकर सिस्ट, ठीक है। अब बेकर सिस्ट, व्हाट इज बेकर सिस्ट? अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर एट द posterior medial knee is suggestive of the popliteal cyst। अब दूसरा क्या था? popliteal cyst। बेकर सिस्ट भी उधर ही कहाँ पे पड़ा होता है? सेमी मेम्ब्रेनस और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, मसल, उसके दरमियान हमें अगर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर विद अ नेक, देन वो बेकर सिस्ट है। लेकिन
अगर हमें पोस्टीरियर मीडियल नी के ऊपर एक और सिस्ट नजर आ रही है विदाउट अ नेक, दैट इज नोन टू बी अ पोप्लीटियल सिस्ट. Identification of the neck between the tendon is necessary for the definitive diagnosis. अब ये देख रहे हो, ये हमारे पास बेकर सिस्ट है, ठीक है. ये देखो, ये इतनी बड़ी सिस्ट है विद डेब्रीज, इसके अंदर छोटे छोटे हमें डॉट्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के. ये बेकर सिस्ट, और ये देख रहे हो इधर नेक, नीचे की तरफ को एक नेक जा रही है, ठीक है. ये फ्लूइड है सारा, ये ग्रे ग्रे सा हाइपोइक्विक सा सारा फ्लूइड है, उसके अंदर डेब्रीज की वजह से हमें इतनी बड़ी सिस्ट नजर आती है. So this is Baker cyst with a neck. अगर with a neck हमें मिल रही है तो this is Baker cyst. ठीक हो गया, Baker cyst हो गए. ठीक है. 2 peaks are described, 4 to 7 years and 35 to 70 years. ठीक है. इन एज ग्रुप्स के अंदर इसका पीक बहुत ज्यादा होता है, या तो बहुत यंग एज, बहुत बच्चों में 4 to 7 years के बच्चों में हमें ये मिलेगी, या फिर 35 से 70 इयर्स के एज में हम लोगों को ये कॉमन है बेकर सिस्ट. हिस्ट्री क्या है? पॉप्लीटियल सिस्ट वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द एडम्स इन 1840 बट बेकर्स इन 1877 एस्टैब्लिश्ड बाय द रिलेशनशिप विद द जॉइंट डिफ्यूजन. छोड़ दो हिस्ट्री, क्या करनी है पैथोलॉजी. हमें 2 पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड. अच्छा, अब क्या है? वाल्व लाइक कनेक्शन बिटवीन द नी जॉइंट एंड द गैस्ट्रोनीमियस सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा. इसके अंदर क्योंकि एक नेक है और फ्लूइड है जो कि हमारे जॉइंट, जो नी जॉइंट है उसके अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है, तो इसके अंदर एक वाल्व लाइक अपीयरेंस हमें नजर आती है, रिजल्टिंग इन फ्लूइड बीइंग स्क्वीज्ड ओनली इन वन डायरेक्शन. क्लियर? नो कनेक्शन विद प्राइमरी गैस्ट्रोनीमियस और सेमी मेम्ब्रेनस बर्साइटस. The popliteal fossa must be examined every time when knee ultrasound is performed, especially when fluid is found in the anterior recesses. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. जो anterior recesses है, suprapatellar या lateral medial side पे हम लोग देखते हुए, हम posterior side को भी जरूर देखते हैं when doing ultrasound of the knee joint. हम लोगों ने वहाँ पे अगर हमें कोई फ्लूइड मिलता है तो posterior तो लाजमी देखना है. समटाइम्स वहाँ पे हमें बेकर सिस्ट मिल जाती है और समटाइम्स हमें वहाँ पे popliteal cyst बनती है. तो Baker cyst usually develop from a persistent effusion as in conditions such as arthritis. ठीक है. अगर हमें arthritis है वो तो हमें anteriorly भी कोई fluid 3 mm से ज्यादा मिलेगा, लेकिन posteriorly भी हमें कोई Baker cyst मिल सकती है. No connection with primary gastrocnemius या semi membranous bursitis. अब वहां पे हमें पता है कि वहां पे बरसास भी कुछ पड़े हुए हैं, तो वो भी फ्लूइड फिल कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो बिल्कुल अनइक्वेट छोटे छोटे से हमें जिस जिस जगह पे हमने पढ़े थे एनाटॉमी के अंदर वहां पढ़े होते हैं सुप्रापटेलर और ये वो सारी जगह पे, लेकिन उनको और इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग. इसके अंदर जो है वो कनेक्शन होता है गैस्ट्रोनीमियस और सेमी मेम्ब्रेनस का विद अ नेक, और उसके अंदर हम लोग को पता चल जाता है क्लियरली कि दीज आर बरसास, और वो बरसाइटिस, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हमें कैसे नजर आती है. The popliteal fossa must be examined. ठीक है, ये पढ़ लिया हमने. Baker cyst usually develop from the persistent effusion as in conditions such as arthritis. अब associations of the Baker cyst कौन कौन सी हैं? Degenerative arthropathy, rheumatoid arthritis, Charcot joint involving knee, post-traumatic in athletes. और इसमें treatment and prognosis क्या है? In children spontaneously resolved by 10 to 20 months. Aspiration with steroid injection. Beneficial in reducing Baker cyst size. मैंने ये देखी हुई है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, बल्कि मैं सीख रही थी तब, तो मैंने देखी थी ये बेकर सिस्ट इतनी बड़ी होती है पेशेंट की, जो पोस्टीरियर नी जॉइंट है ना, वो इतना एरिया स्वेलिंग होती है वहाँ पे, हमें पहले ही देख ले, साथ ही पहले तो पता चल जाता है वहाँ पे फ्लूइड है. ठीक है. फिर जब हम उसके ऊपर प्रोब रखते हैं तो अच्छा खासा फ्लूइड, इतनी बड़ी सिस्ट हमें नजर आती है. अब वो सिस्ट हमें पॉप्लीटियल सिस्ट भी हो सकती है बहुत बड़ी, लेकिन पॉप्लीटियल सिस्ट इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी ये बेकर सिस्ट होती है. ठीक है. तो फिर उसके अंदर फ्लूइड नजर आया, और देन हम लोगों को इसको प्रॉपर डायग्नोसिस, जो कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए, देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर नेक देखते हैं, फिट इज एक्सटेंडिंग इनटू द नी जॉइंट, और इन दो मसल्स जो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन और गैस्ट्रो मीडियल हाइड्रोगैस्ट्रोनीमियस के सेंटर में हमें मिल रही है, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ द बेकर सिस्ट. रिजॉल्व हो जाती है 10 to 20 मंथ्स में बच्चों में, और अगर हम लोग इसको एस्पिरेट करते हैं क्योंकि फ्लूइड है,
फ्लूइड अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो हम एस्पिरेशन कर सकते हैं, जहां जहां हमें ज्यादा फ्लूइड मिलता है हम प्रोब रखेंगे और फिर उसको नीडल के साथ फ्लूइड को एस्पिरेट कर देंगे विद स्टेरॉइड इंजेक्शन। ठीक है, बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग बेकर साइज। बेकर सिस्ट का जो साइज है ना वो बेसिक बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम लोग थ्रू एस्पिरेशन उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेकर सिस्ट इतनी बड़ी थी कि वो एक इमेज के ऊपर हमें आई नहीं क्लियर, तो हमने 2 इमेज लेके इनको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हो, या हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरा एक इमेज को लेके आता है, मैंने बताया था आप लोगों को, पैनोरामिक। बिल्कुल पैनोरामिक इमेजिंग। जो अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसी मशीन है देन तो वो पूरा का पूरा इमेज एक ही हमें गो के अंदर जो है एक ही इमेज के ऊपर जो है वो पूरा नजर आ सकता है, और अगर नहीं आया तो फिर हम लोग उनको इस तरह डिफरेंट इमेजेस को लेके ज्वाइन कर सकते हैं और उसको प्रॉपर इस तरह देख सकते हैं। If the symptoms persist or the cyst is very large, surgical excision is an option. ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, लार्ज पैरामेनिस्कल सिस्ट भी हो सकती है और लिक्विफाइड हेमाटोमा इन द पोप्लिटियल रीजन। These are the differential diagnosis with the Baker cyst. अच्छा, मेनिस्कल सिस्ट क्या होती है, हमें पता है कि उसके साथ मेनिस्कस होते हैं हमारे लेटरल और मीडियल, जो कि हमारे टिबिया बोन के ऊपर हमारे पास मेनिस्कस एज अ कुशनिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स इन केस कि मेनिस्कस के अंदर हमें फ्लूइड मिल रहा है, वो एक सिस्ट बना देते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो वो हमें मिसलीड कर सकते हैं कि ये जो है मे बी पोप्लिटियल सिस्ट है या बेकर सिस्ट है, बट मेनिस्कल सिस्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो है वो लेटरल या मीडियल साइड पे ही हो सकती हैं। ठीक है, अगर मीडियल मेनिस्कल सिस्ट है तो वो मीडियल साइड पे होगी, लेटरल मेनिस्कल सिस्ट है तो वो लेटरल साइड पे होगी। Other knee bursitis are prepatellar and infrapatellar bursitis. Prepatellar bursitis is superficially located and is mainly post-traumatic. Infrapatellar bursitis is superficial, ठीक है, and deep that patellar tendon and half pass pad, fat pad. छोड़ दो, ये bursitis है सारे, जो कि bursitis हमें बताया था प्री पटेलर हैं, कुछ सुप्रापटेलर, जहाँ पे बरसात पड़े अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो that is the bursitis। ठीक हो गया। Deep infrapatellar bursitis can accompany tendon and anthesial pathology of that area. Anthesis क्या होता है, is the connective tissue between tendon and ligament and the bone. ठीक है, ये डायग्राम है anthesis की। An important aspect to mention is that while no fluid is normally found in prepatellar bursitis, a small amount in deep infrapatellar bursa is common in healthy subjects. ठीक है, फ्लूइड इन द इंफ्रापटेलर बर्सा, ठीक है, सारे रेसिसेस और सारे जहाँ पे बरसात हमें मिल रहे हैं उसके साथ साथ फ्लूइड को भी हमने देखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस छोड़ दो उसको। बोन एंड कार्टिलेज एबनॉर्मैलिटीज क्या है, अब आज हम लोग के फ्लूइड और साइनोवियल वो चीजें देख ली हैं, अब आज बोन या कार्टिलेज की एबनॉर्मैलिटीज। Knee osteoarthritis is most common encountered disease among general population with a woman predilection। ठीक है, वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है ये आर्थराइटिस। The most specific ultrasound sign for the osteoarthritis are the osteophytes। अब बोनी अब लोगों के अंदर अगर चेंजेस देखते हैं आर्थराइटिस के अंदर, तो उसके अंदर नंबर 1 साइन हमें ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बताया था कि डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो बोन्स को वो कैसे खराब करेगी, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, एक छोटी छोटी सी बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, डिफाइंड एज अ स्टेप अप बोनी prominences at the end of the normal bony contour or at the margins of the joint seen in 2 perpendicular planes with or without acoustic shadowing। ठीक है, in the knee joint the place to look for osteophyte is the tibiofemoral joint। this is MCQ। ठीक है, कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमें ऑस्टियोफाइट्स देखने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली टिबियोफेमोरल जॉइंट वाला एरिया जो है वो हम देखते हैं फॉर द ऑस्टियोफाइट्स। ठीक हो गया, और ऑस्टियोफाइट्स क्या थे, इट्स अ बोनी प्रोजेक्शन जो कि छोटी छोटी सी प्रोमिनेंस हमें नजर आती हैं। अच्छा, फिर आगे, इन एडवांस डिजीजेस ऑस्टियोफाइट्स कैन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज द जॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, लीडिंग टू सेकेंडरी पैथोलॉजी। अब वो सेकेंडरी पैथोलॉजीज क्या हो सकती हैं, अगर ये बहुत टाइम से है, क्रॉनिक है, देन वो लीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजी, लिगामेंटम रप्चर कर सकती है।
मेनिस्कल क्लेफ्ट या मेनिस्कल सिस्ट बन सकती है अगर ये बहुत टाइम से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, देन लीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजीज एंड वो क्या है सेकेंडरी पैथोलॉजीज दैट कैन रप्चर द लिगामेंट, मेनिस्कल क्लेफ्ट और मेनिस्कल सिस्ट। ठीक है, the indication for the ultrasound is in the early stage of the disease mainly for the diagnosis। ठीक है, अर्ली तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1 है फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, नंबर 2 बोनी अगर प्रॉब्लम है तो बोनी अगर अल्ट्रासोनोग्राफिक देखनी है पेरेंट्स तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, इन एडवांस डिजीजेस हमने पढ़ ली हुई है कि कैसे हमारे कैप्सूल या मेनिस्कस को वो टियर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हुई है, बहुत टाइम से क्रॉनिक है, तो लीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजी, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, बोन की हो गई, अब बोन के बाद आ गए कार्टिलेज। कार्टिलेज एट द नी जॉइंट हैज अ थिकनेस अबाउट, बात करें वो नहीं पढ़ा जा रहा। क्या है इसमें मुश्किल, रीडिंग ही करनी है, ये लेक्चर लटका रहेगा, पूरा लेक्चर पढ़ो। मैम फिर पढ़ा पढ़ने क्या में भी नहीं जा बहुत रहा मसला तुम लोग होता है, क्या? लास्ट समझ नहीं आ रही लेक्चर भी अब तो। 82 स्लाइड थे। कोई नहीं, पूरा हफ्ता है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोगों ने आगे भी पढ़ने हैं, 2 लेक्चर इकट्ठे नहीं हम लोगों ने पढ़ने। चलो पढ़ो चुप करके। ओके मैम। टाइम क्या हुआ है? बजे टाइम क्या हुआ, मेरे पास घड़ी नहीं है। मैम 10 बजे 10 बज गए? 10 मिनट मैम 10 9:50 9:50। कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? 60 हैं, आधी रहती हैं। चलो फिर अगले लेक्चर में। पूरा हाफ चला है। यस मैम, नेक्स्ट चलो चैप्टर कर लेंगे। यस मैम। अच्छा चलो फिर ना पूरे रीड करके आना, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, रीडिंग वाली चीजें हैं, नॉर्मल क्या होता है और क्या। लेकिन अच्छा चलो 60 पढ़ ली हमने, 60 याद रखना, 60 से जो है ना आगे हम लोग जो है ये सारी नी जरा लंबा है इसलिए इसका लेक्चर थोड़ा मैंने इसलिए लंबा बनाया है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यस सारा। मैम मैंने आपसे एक वो वॉल्व वाला पूछना था, वो जो आपने दोनों सिस्ट के बारे में था, उसमें एक वॉल्व वाला पॉइंट था वो बता दें, और एक पैनोरामिक इमेज दिखाई थी आपने, उसमें नेक कहाँ पर है? नेक कहाँ पे है? नेक, अच्छा कुछ ऐसे हमारे पास इमेजेस होते हैं जो कि हम लोग डायनामिक इमेजिंग, मैंने बताया था कि हम लोग लाइव देख रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स जो नेक होती है वो हमें उस व्यू के अंदर नजर नहीं आती है एक प्रॉपर, वो तो मैंने एक इमेज दिखाया था कि इसके अंदर जो सिस्ट है हमारी इतनी बड़ी थी कि उसके लिए हम लोगों को 2 इमेजेस को ज्वाइन करके सिस्ट को देखना पड़ रहा है। ठीक है, समटाइम्स मशीन के अंदर पैनोरामिक इमेजिंग होगा, देन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर है पैनोरामिक इमेजिंग तो एक ही गो के अंदर हम पूरी सिस्ट को देख सकते हैं। सिर्फ उस इमेज का मकसद ये था कि आपको बड़ी सिस्ट दिखा सकते हैं, लेकिन जब नहीं मैम वो तो समझ में आ गई है, लेकिन आपने उसमें बताया था कि बेकर सिस्ट है, तो उसमें ना नेक का पूछना था कि वो कहाँ पर होगी, जो ये देख रही हो? यस मैम, दिस इज द नेक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मैम वो वॉल्व वाला, वो जो ऊपर स्लाइड है, इससे ऊपर है ये वाली। अच्छा, वैल्व आपको पता है ना वैल्व क्या होते हैं? वैल्व हमारे पास जिस तरह हार्ट के अंदर होते हैं कि वो एक डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्लो जाने देते हैं। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में अगर हमारा फ्लूइड जो है वो मूव करेगा तो वो उसको रोकते हैं। सेम लाइक दैट valve like connection between the knee joint and the gastrocnemiomembranous bursa is present। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है ना वो जब हम एक डायरेक्शन में स्क्वीज करता है, valve like connection is present between the knee joint and the gastrocnemiomembranous bursa। ये एक valve है, बस इस जगह पे प्रेजेंट है, और उसका क्या काम है? that will squeeze the fluid only in one direction। ठीक है, अच्छा 60 याद रखना, अब ईद के बाद मैंने भी भूल जाना है, इतनी सारी छुट्टियां आ गई हैं। 10 मिनट है अभी, और कुछ? मैम बेकर सिस्ट और पॉप्लिटियल सिस्ट सेम है, इसमें बस नेक डिफरेंशिएट करेगी इन दोनों को, और इनका साइज है सिस्ट और है भी दोनों। कुछ। नंबर 1 पॉइंट एक तो हमारे पास आ गया कि दोनों फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, और मेजर डिफरेंस नेक का हो गया कि पॉप्लिटियल सिस्ट में नेक नहीं होती, बेकर सिस्ट में नेक होती है। पॉप्लिटियल सिस्ट हमारे जो है वो
मीडियो पोस्टीरियर साइड पे होगी सिस्ट, ठीक हो गया, और उसका साइज उससे कम होगा, पॉप्लिटियल सिस्ट का साइज बेकर सिस्ट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास जो था वो हमें पता है कि बेकर सिस्ट किस जगह पे होगी, दो जो एक टेंडन मेम्ब्रेन जो जगह थी उस जगह पे उसके दरमियान में होगी, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है ना वो नेक का है वो भी फ्लूइड फिल, वो भी हमें सिस्ट अपीयरेंस दे रही है, एक नेक और एक राउंड स्ट्रक्चर पॉप्लिटियल सिस्ट और इसके दरमियान का होना, ठीक है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नी जॉइंट की मतलब आर्थराइटिस के अंदर जो मेनली दो प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट कंप्लेन के साथ, एक तो जॉइंट इफ्यूजन बहुत ज्यादा आप अल्ट्रासाउंड पे देखोगे पेशेंट नी जॉइंट के अंदर, ठीक है। नी जॉइंट का अगर अल्ट्रासाउंड करोगे तो ये जॉइंट इफ्यूजन बहुत ज्यादा कॉमन है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और टीयर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी चीजें अगर आर्थराइटिस अगर बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं टाइम से है, क्रॉनिक था, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करने आनी चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें ये चीजें किस तरह नजर आती हैं, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल ही करेगा मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, और वो भी कोई एडवांस वाले लोग ही कर रहे हैं, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग जो है ना वो इस पे कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जो स्लाइड नहीं पढ़नी वो आप निकाल देंगी? क्यों निकाल दूंगी, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आप मैम मतलब आपने कहना कि ये छोड़ दो, हम जैसे बेकर सिस्ट की हिस्ट्री थी। इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है उसको निकाल दो, इम्पोर्टेंट नहीं है का मतलब है कि आपको थोड़ी सी पता तो होनी चाहिए ना उसके बारे में, चीजें कुछ हिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि ये इसका दैट डजंट मीन कि आप उसको निकाल ही दो बेचारे को। अब बुक के अंदर इतनी बड़ी बुक होती है, मैं बुक रीडिंग इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ बुक्स पढ़ा करो, तो उसके अंदर इतना डिटेल होती है, इतनी चीजें, वो हमारी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी चीजें हम निकाल थोड़ी देंगे, बट वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रही होती है। निकालना क्यों है बेचारों को, हमारी स्लाइड इतनी ज्यादा मजे की बनी हुई है, 107 स्लाइड्स हैं। मैम यस मैम मैंने ना लास्ट दोनों जो क्लासेस थी मैम मैंने ली थी, और मतलब थोड़ा नेट इशू था, लेकिन मैम मैंने क्लास ली थी। अब मैं पोर्टल चेक कर रही थी तो मेरी दोनों पे एब्सेंट थी, दोनों पे मैम अपने एब्सेंट किया हुआ था, इनफैक्ट सारी क्लासेस पे एब्सेंट किया हुआ था। अच्छा, फिर मे भी आपका टाइम ना कम हो, आपने मैम इधर होता है मे बी नेट इशू तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैम मैंने क्लासेस दोनों ली थी। आप रिकॉर्डिंग दोबारा एक दफा देख लीजिएगा पता नहीं, दोनों। शायद मेरे पास ना आपके टाइम कम हो रहा होगा, 1-2 मिनट के, मेरे पास कुछ 1-2 मिनट वाले भी ऑनलाइन आते हैं, उनके एब्सेंट्स कुछ लगती हैं, शायद आपका टाइम कम होगा। अगर नहीं अल्लाह तो चेंज हो सकती है, उससे पहले की चेंज नहीं हो सकती, मैं देख लेती हूँ उसकी लास्ट लेक्चर पे मैम मैं पहले लगा दूंगी। मैंने मतलब पहले चेक नहीं किया पोर्टल, तो वो चारों एब्सेंट हुई थी। इनफैक्ट 5 मार्च को तो मेरे ख्याल से नेट भी ठीक था, आप एक दफा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इस क्लास की भी एब्सेंट थी, और मैम जो मैम कल क्लास होती है उस पे भी मतलब एब्सेंट था, हालांकि मैंने मतलब अच्छा, दोनों ली थी। ये हो सकता है आपने बेशक क्लास ली हो, लेकिन जूम के ऊपर मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जूम का हम लोग जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना, मैं तो वहीं से लगाती हूँ, मेरे पास जो प्रेजेंट आ रहे होते हैं उनके नेम शो हो रहे होते हैं, ठीक है, वो नेम शो हो रहे होते हैं, उनका टाइम शो हो रहा था कि इतने मिनट के लिए उसने क्लास ली है, तो जिनका नेम शो हो रहा था मैं तो वहां से बस प्रेजेंट लगाती रहती हूँ आपके पोर्टल के ऊपर। मे बी मैं ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो कि आपका नाम ना शो हो रहा हो स्टार्टिंग से, कुछ यस हुआ हो। मैम, इनफैक्ट कल वाली क्लास में ना मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुमने क्लास नहीं ज्वाइन की, बट काइंडली एक दफा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लासेस ली हैं दोनों ही, और वो दोनों एब्सेंट है। जब आपने क्लास ज्वाइन की होती है, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट शो नहीं की होती। अच्छा चलो कल खैर, फिर मैं मैं लास्ट दूंगी, यस मैम, लास्ट फिर लेक्चर मैंने की कल पहले ना मैं आवाज बहुत कट रही थी, तो वो शो नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक दफा एंड करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन की थी, फिर वो ठीक हो गया था। थोड़ा ठीक है, नेट हम इशू लास्ट है। क्लास जो है ना लास्ट क्लास की तो लग जाएगी, लेकिन उससे पहले वाली नहीं चेंज हो सकती है, तो वो मैं देख लूंगी। और ओके मैम।
थैंक यू ठीक मैम। है, उससे भी अटेंडेंस का इतना वो करो। मुझे पता है नेट इश्यूज की वजह से मैंने इसकी कोई असेसमेंट्स भी नहीं रखी हैं। ओके थैंक यू ठीक है, इसमें कोई आपका तरह नहीं है, अटेंडेंस की इतनी फिक्र ना किया करो मासूमा की तरह। मासूमा, मुझे आपका स्टेटस याद आ गया। मासूमा आ जाइए। कौन सा मैम? जब टीचर ने कहा कि अटेंडेंस के तो मार्क्स ही नहीं है, याद आया? यस मैम। हाँ, तो वो चक्करों में तुम लोग भाग मत जाना कि असेसमेंट्स नहीं है अटेंडेंस की तो सारे एब्सेंट ही होना शुरू हो जाओ। ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन जो चल रहा है ना लेक्चर्स, उसकी वजह से हम लोगों ने ये नहीं रखी, बिकॉज सब किसी का वाकई वैलिड रीजन होता है, नेट का इशू हो गया, लाइट का इशू हो गया, तो इस तरह ज्यादती हो सकती है किसी के साथ, तो वो फिर हमने असेसमेंट्स निकाल दिए। वरना आपकी पता ही है कि 5 to 10% आपके अटेंडेंस के भी होते हैं मार्क्स। मैम तो शॉर्ट अटेंडेंस भी नहीं होंगे बच्चे? नहीं नहीं, वो तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब देखेंगे एग्जामिनेशन में कि वो बैठने देते हैं कि नहीं है, शॉर्ट अटेंडेंस जब हो जाती है, मोस्टली तो बिल्कुल ही जीरो हुए होते हैं ना उनके, तो फिर देखना पड़ता है ना। लेकिन मैं नहीं करती, मेरे पास हैं सारे, तो मैं शॉर्ट अटेंडेंस कम ही करती हूँ। मुझे पता है इस जो है ना कोविड के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, आप लोगों की मेरे ख्याल 10 बजे क्लास है। अब आप कह रहे होगे कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊँ अपना नेक्स्ट क्लास। मैम अब इंशाल्लाह जो है ईद के बाद मिलेंगे। एडवांस सबको ईद मुबारक। हाँ जी मैम आपको लास्ट भी लेक्चर में एक इमेज में लेटरल को लेटरल लिगामेंट जो है वो शो किया हुआ था, तो मैम उसके नीचे लेटरल मेनिस्कस के नीचे जो बोन थी वो टिबिया उसे लेबल किया हुआ था, तो मैम वो फिब्यूला नहीं होगी? हाँ जी, वो मैंने आपको मेरे ख्याल है लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आप बस ये चीज देखो, आप लेटरल या मीडियल को छोड़ दो, क्योंकि हम प्रोब पता नहीं होता कि साइड पे रखी होती है। ठीक है, तो लेटरल साइड की अगर है तो लेटरल साइड पे तो फिबुला होगी, और जो हमारी मीडियल साइड पे होगी वो टिबिया होगी। ठीक है, तो वो उसको छोड़ दो कि लेटरल साइड है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मेंशन करूं कि लेटरल साइड आपने बतानी है या मीडियल साइड बतानी है, देन आपने बोन्स को बताना है। अदरवाइज आप ये बोल दो कि फीमर, या फिर स्लैश डाल के दोनों बोन्स लिख दो। ठीक है, अगर आपको साइड क्लियर नहीं है, जब मैं अगर लेबलिंग के लिए दूं ना आपको अगर लेबल, देन वो मुझे पता है उसके अंदर उन्होंने बताया कुछ हुआ, लिखा कुछ हुआ। तो ये होता है समटाइम्स जब हम इमेज कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कौन सी साइड है। ठीक है, ये जब ओके हम मैम। होते हैं लाइव स्कैनिंग कर रहे होते हैं, जब हमने प्रोब रखी होती है जिस साइड पे, उस पर हमें पता चलता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोग एंजॉय करो अपनी ईद को, और इंशाल्लाह ईद के मैडम बाद जी आज की अटेंडेंस हो गई है? लगाने लगी हूँ। आप लोग लेक्चर से हटोगे, जब जाओगे तो मेरे पास रिकॉर्ड सारा आ जाता है, वो मैं फिर अटेंडेंस लगा लूंगी। अच्छा ठीक है मैम। चलो ठीक है, ओके, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। मैम आपको भी ईद मुबारक। मैम हाँ, तुम तो ईदी देना मुझे, सही है।